सो हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपका डाउट सेशन था उसके अंदर मैंने कहा था कि हम लोग लेक्चर 13 का थोड़ा सा लंबा होमवर्क है, उसको हम 3 पार्ट में लेके जाएंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके एक्सरसाइज 3 जो कि आपकी स्टेटमेंट टाइप है, तो उसका पूरा कंसेप्ट अच्छे से पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से उस लेक्चर को पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर बेसिक चीजों को भी समझने में आपको दिक्कत ना आ पाए। आपका बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। फिर से बोलता हूँ मैं आपसे, हम लोग आज जो है आपकी एक्सरसाइज 3 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। हम जो है आप लोग फटाफट से एक्सरसाइज 3 अपने खोल लीजिएगा। मेरे ख्याल से काफी ने तो खोली होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं भाई सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। एजर्शन रीजन टाइप आपके जो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज है भाई? एक्सरसाइज 3 है ये आपकी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दिया गया है भाई A ray of light is incident from outside on a glass plate surrounded by air as shown. This ray cannot suffer total internal reflection at second interface. ठीक है, for a ray may suffer total internal reflection. भाई ये दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जरा दूसरी वाली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी वाली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है, ठीक है। एक चीज समझिएगा, जैसे यहां से कोई भी रे आती है, यहां से आपकी कोई भी रे आती है, तो यहां पर मान लेते हैं उसका एंगल आई बना, यहां पर आपका एंगल आर बना, यहां पर ये रे ऐसे गई और यहां पर फिर से आपका कुछ इस तरीके से आपका नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल ये आर है, ये आपका क्या है, ये क्या है, रेडियस है, ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो मतलब अगर ये एंगल आर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है। और ये रे आपकी ऐसे जा रही थी, ऐसे गई और ये फिर ऐसे निकल जाएगी। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला, अब ये आई से आर पे गई तो आर से फिर से किस पे आएगी, आई पे ही आएगी भाई आपकी, ठीक है। क्योंकि आपकी क्या है, एक तरीके से रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज कर सकता हूं भाई। यहां से आई से गई थी तो इसने इसमें आर बनाया था, अगर ये लाइट ऐसे आए तो यहाँ पर क्या आई एंगल बनाएगी, वही चीज आपकी यहाँ पर हो रही है, लाइट रे आपकी ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई एक चीज देखो कि जो यहाँ पर आई है वही यहाँ पर आई होने वाला है जब इससे बाहर निकलते हो, ठीक है। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, आई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी, आई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 90। तो इधर भी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई ये जो है जब इसका एंगल इससे खुद से भी कम हो जाए, अब इससे तो 90 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब ये रे खुद इसके अंदर से आ रही हो, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी कभी बनती ही नहीं है इसके अंदर। मैक्सिमम इतना हो सकता है कि अगर ये आपके साथ क्या हो जाए, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाए, मतलब ये रे आपकी कैसी हो जाए, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाए, ठीक है। तो ये रे भी कैसी हो जाएगी, यहां से ग्रेजिंग ऐसे निकल जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज होने वाली है। तो यहां पर कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कभी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब ये यहां पर मैक्सिमम ये आपका क्या हो गया, आई आ गया, आई से ही आपका आर बनेगा, तो यहां पर भी आर ही बनने वाला भैया, यहां पर आर बनेगा तो फिर से वही एंगल बनने वाला है यहां पर, ठीक है। या तो ये वाला एंगल आर से बड़ा हो जाए, तो वो हो ही नहीं सकता, वो उसका एक पर्टिकुलर एंगल से बड़ा हो जाए, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वो तो आपकी सेम चीज वही चीज आई से ही मैच होनी चाहिए, आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसलिए इसमें कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे केस के अंदर नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे ये चीज समझो कि जैसे आपकी रे आ रही है, ठीक है, यहां से आ जाए ऐसे और इसके अंदर ऐसे आ जाए, तो इस वाले सरफेस पर कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। इस वाले सरफेस पर ये अगर 1 है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन 2 है, ये 1 है और ये आपकी 2 है, तो इस वाले सरफेस पर कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये भी आर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम आर हो जाएगा, और ये आई है तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, ई हो जाएगा, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो वही चीज होती है भाई, यहां पर कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इस मैक्सिमम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो आपका आर मैक्सिमम होगा, वही आर लेकिन यहां पर भी मिलेगा, तो इमरजेंस एंगल फिर से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना तो इस केस में पॉसिबल है ना इस केस में, ठीक है। इसका आपको डायरेक्टली पता होता है, इसका इस तरीके से हम आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा
मैंने आपको इलाबोरेट करने की कोशिश करी है इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हाँ भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दूसरे वाला इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो एंगल्स का अरेंजमेंट ऐसा हो रहा है कि इसमें हो ही नहीं पा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं आप? तो ये एक रीजन है। तो फर्स्ट का आंसर इस तरीके से हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर बी एक तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे फटाफट से इसके। क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई क्या बोला गया है, एक वाइट बीम ऑफ लाइट आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है भाई, ये आपकी पैरेलल है। ये क्या है? ये आपका ग्लास है। ये आपका क्या है? ये आपका वैक्यूम है, ठीक है। डबल सी आता है सब इसके। ये आपका क्या है? वैक्यूम है। क्या दिया गया है भाई? द बीम मे नॉट अंडरगो डिस्पर्जन आफ्टर सफरिंग डेविएशन एट द इंटरफेस, ठीक है। ये चीज, अच्छा ये चीज कब कब पॉसिबल है कि भाई ये जो है डिस्पर्जन के अंदर ना जाए? भाई एक चीज समझो जरा, ठीक है, कि डिफरेंट कलर्स के लिए आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए उसके अंदर क्या हो जाता है? आपका डिस्पर्जन हो जाता है। ये चीज आपको पता है। अच्छा अगर मैं रिलेटिव चीजें देख ले लूंगा भाई, यहां से यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख ले लूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? इसका वैक्यूम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन के लिए रेड के लिए अलग अलग आने लगेगा। वो रिलेटिव क्या होता है भाई? एक तरीके से 1/μ हो जाता है। अब जैसे 1/μg क्या हो जाएगा? ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का, इसके रिलेटिव में ग्लास के रिस्पेक्ट में 1/μ रेड के लिए हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएंगी चीजें, ठीक है। लेकिन डिस्पर्जन तो हो जाएगा, लेकिन एक केस में आपका डिस्पर्जन नहीं होगा, अगर ये आपका क्या हो जाए? TIR हो जाए, TIR हो जाए, ठीक है। वैक्यूम है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये चीज भी सही है भाई। ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमने क्या है वैक्यूम को कंसीडर, हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ये एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, और रिलेटिव किसके कंसीडर करा गया? वैक्यूम से लिया गया है। तो हमने वैक्यूम में सबका 1 माना गया, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे मीडियम का निकालते बैठते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है वैक्यूम में तो आपका सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जो है डिस्पर्जन ना होने के पीछे कारण जो है आपका होगा TIR इसके अंदर, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर भी अगर ये TIR नहीं हो रहा होता इसके अंदर तो आपका डिस्पर्जन तो होने वाला है भैया वैक्यूम के अंदर भी। ये लेके चलना। रीजन क्या है? ये आपके रीजन है कि आपके जो रिलेटिव है ना वो अलग अलग आ चुके हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। हाँ वैक्यूम का वैसे स्टार्टिंग से हम जब लेके चलते हैं वो सेम होता है, ठीक है। और ग्लास का फिर धीरे धीरे आपका अलग होता जाता है। तो हम ग्लास से देखेंगे तो भाई ग्लास वाले को अगर कोई मच्छी कभी उसमें पानी में रहती हो तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो वैक्यूम का या फिर हवा का डिफरेंट होगा ना। वो तो अपना ये वो अपने कंसिडर अपनी दुनिया के हिसाब से लेके चलेगी। तो ये चीज ऐसे होती है आपकी, ठीक है। तो बेसिक सी चीज थी। तो आपका क्या था भाई? आपका सेकंड का आंसर भी आपका क्या आ जाएगा? एक तरीके से 2 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाइए आप लोग थर्ड क्वेश्चन पे। भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स नियर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फिक्स्ड स्फेरिकल मिरर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर आल्सो मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फॉर एन इंसिडेंट रे ऑन ए फिक्स्ड spherical mirror there is fixed reflected ray. If a point object moves along incident ray near the principal axis at a fixed spherical mirror along the straight line, then the image formed by the mirror also moves along the straight line. For incident ray on a fixed spherical mirror there is fixed reflected ray. If the point object moves along this incident ray, its image will always lie on the given refracted ray. Further incident ray can be drawn from the क्वेश्चन थोड़ा सा लाइन मिस हो रही है। फर्दर इंसिडेंट रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर। भाई एक चीज देखो जरा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया, ये आपका मिरर बना दिया, ठीक है। और ये ले लेते हैं भाई
आपका एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स नियर द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि ये आपका नियर है, मतलब एक तरीके से आपकी क्या होगी, पैरेलल रेज का यूज करेंगे भाई। जैसे कि ये आपकी रे गई, ये आपकी रे गई, ये यहाँ से होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके जो इमेज बनने वाली है वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी कहीं ना कहीं। तो जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की साइड से चलाता हूं तो आपकी जो इमेज जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जैसे कि क्या बनेगी भाई, आपकी जो है एक तरीके से ऐसे सोचो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपकी जो इमेज आएगी वो इस रिफ्लेक्टेड लाइन पे ही कहीं ना कहीं आने वाली है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। मुझे जो लग रहा है ये आपको पता होगा, इस रिफ्लेक्टेड रे के कहीं ना कहीं कोई दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर आने वाली है, ठीक है। अब ये चीज समझिएगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की साइड में ऐसे चलाता हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की साइड में चलाता हूं, मान लेते हैं ये आपकी नई पोजीशन होगी ओ डैश की, तो फिर से मैं क्या करूंगा भाई, फिर से मैं इसी रिफ्लेक्टेड रे को ही आपकी बनाऊंगा, ठीक है। यही रिफ्लेक्टेड रे फिर से बनेगी भाई दोबारा से, और जब फिर से ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी तो इमेज भी कहां आने वाली है, इसी पे ही आने वाली है आपकी। और जब इमेज भी फिर से आपकी इसी पे ही आएगी तो इमेज भी किस में चल रही है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में तो चल रही है भाई। यहां रखो यहां रखो यहां रखो, इन सबकी रेज किससे, यही जाएगी और यही आने वाली है। और जब यही आपकी होगी तो इमेज हमेशा क्या है, इसी पे ही है हमेशा, ये चीज मैं कह सकता हूं। तो इस तरीके से हम कह पा रहे हैं कि हाँ भाई आपकी क्या है, इमेज भी स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, और उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इस रे के थ्रू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये चीज के अंदर बोल रहा था। तो थर्ड का ऑप्शन इस तरीके से आपका 1 हो गया है, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पाऊंगा। एक बार फिर से थोड़ी देर में बोल देता हूँ भाई, आपका ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे जाती है, तो हम ऑब्जेक्ट से ऐसे निकालते हैं। अब ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो फिर से ऐसी ही रे निकालेंगे, फिर से इमेज इसी लाइन पे आने वाली है कहीं ना कहीं, तो हम इमेज हमेशा इस वाली लाइन को फॉलो कर रही है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका इसके पास में है। इस तरीके से आपकी चीजें बनेंगी, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं काफी कुछ इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो थर्ड का ऑप्शन एक तरीके से क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, फटाफट आ जाइए फोर्स वाले पे। फोर्थ वाले पे आ जाइए भाई। क्या दे रखा है, स्फेरिकल सरफेस रेडियस कर्वेचर सेपरेट टू मीडिया n1 and n2, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट O is placed upright on the principal axis at an r distance, then size of the image is not same of the object। भाई देखो ये चीज ऐसे बना रखी है, मैं थोड़ा सा उल्टा डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पर आपका भाई ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका r डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। और ये आपका n1 है और ये आपका n2 है बेटा, और ये आपका क्या है, r है, ठीक है। और बोला गया है कि भाई आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, आपको पता है μ2, ठीक है। एक तरीके से μ2 या फिर n2, चलो n2 लिखते हैं ना यहाँ पर, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय क्या आएगा, r आएगा। एक तरीके से क्या आएगा भाई यहाँ पर, ये जो आएगा ये माइनस r आने वाला है, ये भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि r कैसा है आपका, नेगेटिव है। अच्छा u मेरे पास यहाँ पर क्या हो रखा है, u मेरे पास हो रखा है भैया n2 बाय v माइनस n1, u मेरे पास क्या हो रखा है, u मेरे पास माइनस r हो रखा है, ठीक है। ये चीज नेगेटिव आ जाएगी ना, n2 बाय माइनस r हो गया, यहाँ पर क्या आ गया प्लस n1 बाय r आ गया। ये n1 बाय r दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, n2 बाय v इज इक्वल टू n2 बाय माइनस r। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तरीके से माइनस r आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पास यहां पर से क्या आ जाएगा, आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है, n2 माइनस n1 अपॉन में माइनस r, ठीक है। हाँ ये चीज सही है आपकी। v एक तरीके से यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, v इज इक्वल टू माइनस r आ जाएगा। तो बोला क्या है, if the point object is placed at the center of curvature of the spherical surface of the refractive plane, then the image also formed at center of curvature। भाई इमेज आ गई ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वहीं पर ही, और इक्वल, ठीक है भाई आपका जो है। लेकिन साइज ऑफ दी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पर सेम नहीं रहता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होगा। आपका क्या होता है भाई, v बाय n2 u बाय n1 होता है,
ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन क्या आ जाता है एक तरीके से v अपॉन में n2 u और यहाँ पर n1, ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो एक चीज हमें ये चीज पता लग जाती है, सॉरी हाँ, तो एक चीज हमें पता लग जाती है n1 और n2 पे डिपेंडेंट है। अगर v और u सिर्फ होते तो आपका क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। और n1 और n2 तो आपके डिफरेंट डिफरेंट है, तो साइज ऑफ द इमेज जो है इज नॉट सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज इस तरीके से आपकी सही होती है, ठीक है। तो क्या है भाई आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ का आंसर आपका होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, फिफ्थ पे आते हैं। If a plain glass slab is placed on the letters of different color, all the letters appear to be raised up to the same height। मतलब वही चीज है तो कल एक बार डिस्कस भी हुआ था हमारे यहाँ, ठीक है, कि भाई ग्लास स्लैब को अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऊपर रख दूं तो भाई जिसका आपका म्यू जो है क्या होता है भाई आपका जो शिफ्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू के होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका शिफ्ट होता है। भाई शिफ्ट किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए, क्योंकि म्यू अलग अलग होता है तो शिफ्ट आपका अलग होगा। तो हर कोई जो है सेम हाइट से नहीं रेज करेगा आपका, ये चीज तो क्लियर हो जाती है। तो आपका क्या है, ऑप्शन 1 आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्शन 1 गलत होने का सिर्फ फोर्थ ही ऑप्शन है, तो दूसरा वैसे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट हैव सेम वेवलेंथ, भाई ये भी गलत है, ठीक है। ये तो भाई टुच्चा सा क्वेश्चन था एकदम, आपको मेरे ख्याल से पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट टाइम हमारा अच्छे से डिस्कस भी हो चुका है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को मैं उड़ा देता हूं। अब आ जाइए आप लोग भाई सिक्स वाले क्वेश्चन पे। हाइयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और डेंसर द मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहा है यहाँ पर। लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये सही है भाई, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, वेलोसिटी, हाँ ठीक है ये भी सही है भाई। आपका जो होता है भाई म्यू की जो वैल्यू होती है v अपॉन में v1 अपॉन में v2, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम 1 और 2 की वेलोसिटीज है, तो आपके क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर ये μ2 आता है और यहाँ पर ये μ1 आता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है हमारी, तो ये तो चीज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना भाई इसके, ये इसकी चीज यहाँ पर जा रही है और इसकी चीज यहाँ पर जा रही है, तो एक तरीके से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपका क्या है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, हाँ ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका सिक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सिक्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक एयर बबल है, जार ऑफ द वाटर शाइन ब्राइटली ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमेना चेंज, ठीक है भाई, ये दोनों सही तो लग रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपका होता तो वही है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है, लेकिन आपका एयर बबल जो है ना ब्राइटली चमकता तो है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट आपका जो है दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक में वो TIR की बात कर रहा है पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे में वो किसकी बात कर रहा है भाई, दूसरे में वो आपकी बात कर रहा है आपके रिफ्लेक्शन की। लेकिन बबल एक तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चमकता कैसे है भैया, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं जैसे कि ये आपका वाटर है, ये आपको वाटर है, ये हो गया इसके अंदर बबल, ठीक है। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये आपके आसपास का जो ये है ये डेंस है और ये आपका रेयर है, ये आपका रेयर है, ये आपका डेंसर है, क्योंकि ये वाटर है, इसके अंदर हवा है। तो एक तरीके से क्या होगा, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना भी है तो आपका किस तरीके से होगा भाई, आपका होगा यहां से ऐसे लाइट रहेगी और इस तरीके से आपकी चली जाएगी, ऐसे लाइट रहेगी और आपकी इस तरीके से आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी भाई, इससे जो है लाइट टकरा के आपकी ज्यादा पहुंच रही है भाई, और कोई जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल है वो जो आसपास की लाइट रे होगी वो तो सीधे पास हो जाएगी भाई। चमकता ही कौन सी चीज है कि भाई इसके आसपास की कोई चीज ऐसे चमकती है जैसे कि कोई भी जिसके ऊपर आपकी लाइट रे ज्यादा स्ट्राइक होकर आ जाए, चमकने का तो यही फिनोमेना होता है ना, राइट।
एक बार को। तो इसके पास जो ये लाइट रे आ रही थी ये वाली, ये भी क्या है हमारी आंखों तक पहुंचने लगी, लेकिन ये वाली लाइट रे जब नॉर्मल पानी के अंदर से जाती हैं तो ये नहीं पहुंच रही हैं। तो आपका क्या है, पानी भी वैसा तो दिखता है, थोड़ा बहुत वहां से भी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, आपका स्कैटरिंग हो जाता होगा, ठीक है, इसलिए आपको पानी भी दिखता है कि जैसे यहाँ पर कोई चीज आपकी डाल दी जाती है तो यहाँ पर आपको सरफेस दिखता है ना पानी का। लेकिन वॉट इस बबल के लिए क्या होता है भाई, बबल का आपका क्या हो जाता है, आपका लाइट रे इस तरीके से आई और इस तरीके से आपकी आंख में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से ज्यादा लाइट इससे स्ट्राइक होकर आपकी आंख तक जा रही है, तो ये इसलिए आपका चमकने लगता है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा तो बोला है खैर मैंने काफी, पर मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी पूरी आ गई होगी इसकी, ठीक है। तो इसके पास क्या ज्यादा लाइट पहुंच रही है आंखों पे इससे टकरा के, तो इसलिए चमक रहा है कोई भी चीज। आगे बढ़ते हैं भैया। तो 7th हमारा इस तरीके से आपका वाइंड अप होता है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। For observing traffic at our back, we prefer to use a convex mirror. ठीक है भाई। हाँ, आपके जो व्हीकल्स के अंदर होता है, आपको पता है कि आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, उसके पीछे जो रीजन होता है भाई आपका फील्ड एरिया, जो जिसको देख सके पीछे, क्योंकि गाड़ी जैसे बैक करनी होती है तो एक चेहरा दिखे काफी नहीं है ना, पूरा पूरा फील्ड दिखना चाहिए। तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर कर पाता है। वो क्यों कर पाता है, क्योंकि वो बड़ी चीज की छोटी इमेज बना के आपके सामने अपने ही अंदर रख देता है, ठीक है, जिसे आप देख भी पाते हैं। तो इसलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो आपका क्या है कि इसके अंदर आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है, और दूसरा क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो 8th के अंदर आपका इस तरीके से हो जाता है आपका 1। मुझे लग रहा है कि इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप होशियार बच्चे हो थोड़ा बहुत, तो 10वीं में इतना तो सीख के आए होंगे। तो इतना तो क्यूरियोसिटी के लिए कोई भी आर्ट्स का बंदा सीख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, just before setting sun may appear bit elliptical. This happens due to the reflection of light through the atmosphere may cause different magnification म्यूचुअली। भाई देखो, आपका जैसे कि गोला बना दिया, ये है आपका सन, ठीक है, यहाँ पर हो आप ऐसे करके, तो सन से जैसे कि आपकी रेज आ रही होती है तो आपकी इस तरीके से हो जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे पहुंचती है, थोड़ी सी ऐसे करके। तो ये क्या है कि आपकी ऐसे बनती है इसकी इमेज। मतलब क्या है, ये वाले जो पॉइंट होगा ना, ये कुछ नीचे आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है, और यही हालत आपकी क्या हो जाती है, यही हालत होती है आपकी इस वाले पॉइंट की। तो सन क्या है, एक तरीके से ये जो ऐसे होता है ना, मतलब ये वाला एक तरीके से ये तो उतना ही रहता है, लेकिन ये वाला जो है ना ऊपर से ये छोटा हो जाता है, तो आपका क्या है, एक तरीके से ऐसे पतला सा दिखता है इस साइड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बनेगा कुछ ऐसा। अगर मैं 2 पॉइंट बनाना चाहूं, थोड़ा सा अच्छे से तो नहीं बन रहा है, लेकिन समझ जाए आप, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। ये आपका सन बनेगा, मतलब ये हो गया छोटा, और ये आपका ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके होता है भाई। आपका क्या एक तरीके से डेंस होता जा रहा है, जैसे जैसे आप सन की लाइट रेज इधर होती जा रही है, तो आपका क्या मीडियम डेंस होता जा रहा है। डेंस मीडियम के अंदर क्या लाइट रे ऐसे आई तो आपकी क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल बढ़ेंगी भाई। अंदर आया, पहले वैक्यूम था, फिर एयर आई, एयर तो डेंस ही होती है, तो आपका क्या है कि एक तरीके से ये आपका आई था, तो ये अगर आपका आई था तो आर तो आपका आई से कम ही होने वाला है, क्योंकि डेंस की तरफ जा रही है, इसलिए ये रे आपकी इस तरफ मुड़ने लगती है, और अंदर अंदर जैसे जैसे अंदर अंदर जाता जाता है और मुड़ती है वो, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो मॉर्निंग और सेटिंग के टाइम पे आपकी ये वाली चीज हमें ऑब्जर्व होती है अच्छे से। और ये चीज तब और अच्छे से होती है क्योंकि आपका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है लाइट को, ठीक है। अब जैसे सीधे सीधे जैसे जब आपका सन ऊपर होता है तो आपका इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं ट्रेवल करना पड़ता है, और डिस्टेंस क्या, हाँ डिस्टेंस भी तो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो पहले आपका डिस्टेंस आपका ज्यादा होता है क्योंकि आपका इधर से आ रही है ना ये चीजें। तो इस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन जो है होता तो तब भी है, लेकिन तब उतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे आपके रीजन भैया ये है। आगे बढ़ते हैं। टाइम की बात करते हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर। भाई क्रिटिकल एंगल किसके लिए सबसे कम होता है, जिसका म्यू सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जिसका म्यू ज्यादा होता है ना, तो जैसे वाटर से आपका एयर में जा रहा है तो वॉयलेट का जो म्यू होता है भैया वो सबसे ज्यादा ही होता है, ठीक है।
वॉयलेट का जो म्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होने वाला है वो तो आपका कम ही होगा। ये तो सही बात कह रहा है। द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ द अदर कलर। भाई वेवलेंथ उसकी ज्यादा थोड़ी होती है, उसकी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ उसकी क्या होती है, कम होती है आपकी वॉयलेट कलर की। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है ना फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, इसका सी या फिर सी, दोनों में 3 दे रखा है, मैं इसको सी बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। एक कॉन्केव मिरर ऑफ सम फोकल लेंथ इन एयर इज यूज इन द, कॉन्केव मिरर यूज होता है एक कोई फोकल लेंथ का, यूज इन द मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के मीडियम में उसको डिप कर दिया जाता है। भाई पहले एयर में रखा होगा, बाद में उसको किसी मीडियम में ले लिया, मान लेते हैं ये आपका हो गया पूरा टोटल मीडियम, ठीक है। तो आपका भाई सीधा सीधा जो इसका भाई मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी इस पे तो डिपेंड करती नहीं है मीडियम पे, वो तो सीधे सीधे एफ क्या होती है आपकी, सीधे सीधे r/2 होती है, ठीक है। तो आपका उसका मीडियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो कि इसने स्टेटमेंट 2 में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज डबल द फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनडायरेक्टली उसने वही चीज बोल दी है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका स्टेटमेंट दोनों ही सही है और आपका सही रीजनिंग भी है। तो 11th का इस तरीके से हो जाएगा आपका 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से। ट्वेल्थ का करते हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ रियल इमेज बाय प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। वी कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज बाय, भाई ऐसा थोड़ी है प्लेन के अंदर अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है तो आपकी रियल इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये तो भाई गलत बोल रखा है, अब ये गलत बोल रखा है तो दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा पॉसिबल है इसके अंदर। फिर भी दूसरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 2। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। भाई वाहियात है ये तो, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है भैया, कॉनकेव की होती है नेगेटिव। चलिए, मुझे लग रहा है काफी कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा चिल्लाया। भाई आप लोग मुझे लग रहा है पेन के मेरे कलर से बोर ना हो गए हो, तो हम जो है ब्लू पे आ जाते हैं। ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन एक काली है। चलिए अब आते हैं हम 13th वाले क्वेश्चन पे। 13th क्या है भाई, इंसिडेंट a ray incident along normal to the mirror retrace its path। a ray incident, हाँ भाई रे जो है जैसे कि देखो सीधे सीधे ऐसे जाती है तो आपकी क्या रिट्रेस करती है अपने पाथ को, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वो तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आई इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है, और दूसरी क्या है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस तरीके से आपका आपका हो गया भाई एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। इसका कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा या फिर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 फटाफट देखिए। frequencies of incident reflected and refracted beam of the monochromatic light incident from the medium to another are same। भाई आपकी लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए या और वो वैसी की वैसी रहती है जैसी आपकी पिछले मीडियम में थी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैंने काफी बार अपने लेक्चर्स के अंदर जो आपके डाउट सेशंस होते हैं बोला भी हुआ है कि आपका फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है। भाई सोर्स अगर 4 वेव्स एक उसमें प्रोड्यूस करा 1 सेकंड में, तो आगे वो 4 ही तो जा रही होंगी, 4 की 3 तो नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसका अंदर ये चीज आपकी किस पे होती है, ये चीज चेंज नहीं होने वाली। और दूसरा इसमें क्या बोला, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर कोप्लानर। भाई वही है कि हाँ भाई ये तो दो अलग अलग बातें कर रहा है, दूसरी की तो बात ही नहीं करी, पहले वाले का तो रीजन ही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजनिंग सही नहीं है, रीजन दिया ही नहीं है इसका, ठीक है। तो 14 का इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बी, या फिर इसके अंदर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 15th, तो 15th के अंदर देखा, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस व्हेन इमर्स्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। भाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ठीक है, हाँ, द डाइवर्जिंग लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, ठीक है।
भाई डाइवर्जिंग लेंस देखो ये चीज क्या रखिए, कॉन्वेक्स लेंस भी आपका एक तरीके से क्या है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बन गया। ठीक है जनरली, लेकिन जब हम इसको जैसे लेके करते हैं, आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है वो थिनर तो होता ही है मिडिल में जाके, जैसे कि आपका जो, जैसे कि ऐसे बना लो, ये आपका डाइवर्जिंग होता है। और क्या डाइवर्जिंग होता है, एक और बना के देख लेते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा हो, भाई एक ये बनाया और एक ये ऐसे बनाया, तो ये एजिस पे क्या है, मोटा है, लेकिन यहाँ पर आके पतला होना पड़ेगा इसको। मतलब आपका जो ये आर है, इसको मैं R1 दूंगा, R1 जो है आपका R2 से मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका R1 है इसका, और ये आपका R2 है, तो ये आपका R1 और R1 जो है बड़ा होना चाहिए, तब ये भी क्या कैसा बिहेव कर जाएगा, ये भी आपका बिहेव कर जाएगा आपका डाइवर्जिंग लेंस के जैसा। ठीक है, ये भी आपका, या फिर ये उल्टा उल्टा करना पड़ेगा मुझे, उल्टा करना पड़ेगा क्या, आई थिंक इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा कर दीजिएगा, वो आपका कैसा बिहेव करेगा, एक बार को डाइवर्जिंग लेंस की जैसा बिहेव करेगा। तो इसने क्या चीज बोली थी भैया, डाइवर्जिंग लेंस जो है थिनर होता है इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ये एक बार को आपकी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, और ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ऐसा होता तो है आपका, ठीक है ऐसा होता है आपका, लेकिन ये ऊपर वाले की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका 15th का आपका क्या हो जाएगा भैया। और ये जो आपकी स्टेटमेंट 2 है ना, ये आपकी हमेशा सही नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका पहले वाले के अंदर आपका आसपास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये चीज डिपेंड करती है कि कोई भी लेंस आपका कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपका स्टेटमेंट 2 परफेक्टली सही नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 15th का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ठीक है, वो कभी कभी सही होता है, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। सिक्सटींथ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई ये तो बहुत पहले पढ़ा भी और 10th में, हाँ भाई वो रिफ्लेक्शन होता है अलग अलग जगह पर, इसलिए दिखता है क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर की सिचुएशन बदलती रहती है, तो कभी तारा वहां दिखता है, कभी वहां टिमटिमाता हुआ इसलिए दिखता है, क्योंकि दो उसकी अलग अलग पोजिशन दिखती है आपकी। ठीक है, क्योंकि आपका अर्थ का एटमोस्फेयर रात में जो है काफी चेंज होता रहता है, तो इस वजह से होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है चेंज होती है जब एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो मतलब उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका उसका डिफरेंट है। ठीक है, तो वही एक तरीके से बोल रहा है कि वेलोसिटी के थ्रू वही चीज बोलना चाह रहा है कि भाई वेलोसिटी आपकी डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 लेयर बना लूं एनवायरमेंट की, तो इन तीनों के अंदर आपकी वेलोसिटीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के होने से क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से म्यू है, और म्यू आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। तो इसके लिए इसका जो है आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1, मतलब दोनों सही है और आपका जो है सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका 16th का 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवनटीन्थ को जरा देख लेते हैं। डायमंड शाइन ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। ठीक है, ये भी देखो सही है कि आपका जो है डायमंड जो शाइन करता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, बट उसका जो क्रिटिकल, ये रीजन नहीं है कि उसका क्रिटिकल एंगल 24.4 होता है, वो कम होता है, बट ये चीज आपकी जो डिपेंड करती है ना, वो डायमंड की शेप पे डिपेंड करती है। क्यों भाई, आपका जो डायमंड एक तरीके से होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, जैसे कि लाइट यहाँ से जब इसकी आपकी एंटर करती है, तो यहाँ से एंटर करी तब इसका, क्योंकि ये आपका फ्लैट ऐसे सरफेस था। ठीक है, अब अगर मैं इस सरफेस को पूरा जो है ऐसे करके, ऐसे ना बना के, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से बना देता भाई, ऐसे होता है ये।
ठीक है, तो वहां पर आपका एंगल ही नहीं बन पाता, तो TIR होता ही नहीं। तो लेकिन डायमंड की जो शेप होती है ना, वो भी कुछ ऐसी बनाई जाती है ताकि वो शाइन करे। इसलिए क्या होता है कि उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, डायमंड अपने आप में नहीं शाइन करता है। हाँ, लेकिन उसके कम, इसका जो ये 24.4 जो कि बहुत कम है, इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फायदा जरूर उठाया जाता है पूरा पूरा। तो इसलिए आपका डायमंड हमेशा शाइन करता है। वैसे करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करके आपकी लाइट निकल जाएगी। तो आपकी क्या है, फिर से आपकी लाइट आपकी क्या हो गई, ज्यादा आने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके इसके अंदर भैया डायमंड शाइन करता है। तो इसको ऐसे समझ लो। ये चीज अगर आप सीधी कर दो भाई, एक डायमंड जैसे ग्लास स्लैब ले लो, उसके अंदर नहीं होने वाला, आपका शेप होती है, शेप होनी चाहिए तब जाके होता है आपका। ठीक है, मैटर करता है वो सारी चीजें। हाँ भाई, उसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आ जाइए फटाफट से आप 18 पे। There is no dispersion of light reflected through rectangular glass slab. Dispersion of light is phenomenal splitting of spreading of beam into white light into is constant. भाई दोनों चीजें सही हैं, लेकिन आपका ग्लास स्लैब में क्या होता है भाई, पहली बार में तो आपका रिफ्लेक्शन, आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन वो दूसरे सरफेस से आपका क्या हो जाता है, फिर से वो आपकी कंबाइन हो जाती है थोड़ी देर में जाने के बाद। तो आपका क्या है, डिस्पर्जन आपका हो ही नहीं पाता है, ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, पहली बार में डिस्पर्जन होगा, बाद में क्या है कि वही चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा बिहेव करेगा, रिलेटिव इसके उसमें रिलेटिव, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था आपके, जब हमारी शुरुआत हुई थी, शायद से पहले या दूसरे में होगा, देख लीजिएगा एक बार आप जाके। ठीक है, तो उसके अंदर आपका होता है वही चीज हमारी इस तरीके से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका डिस्पर्जन हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होता है ग्लास स्लैब से निकलने के बाद। अब फिर से और आगे बढ़ते हैं भाई। 19th जरा 19th क्वेश्चन मुझे लगा था भाई इसके अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको आप समझने का ट्राई कीजिएगा कि भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्या बोला गया, द ब्लू कलर स्काई इज अकाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट वेरीज इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। भाई ये बोल रहा है कि ब्लू कलर स्काई का अकाउंट होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट के लिए। भाई ब्लू कलर, हाँ भाई ये तो चीज सही है आपकी, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से ही आपका जो है आपका जो स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, और जो आपकी इंटेंसिटी है वो भी आपकी फोर्स पावर पे होती है। लेकिन इसके फिनोमेना का थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं कि जैसे आपको छोटा भाई बहन कभी ये चीज पूछ सकता है, एक क्यूरियोसिटी आ सकती है, जरा देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है भाई, आपकी जो है ना ये ऐसे करके आपकी रेज आ रही है, तो मैं लेके चलता हूँ, जैसे दो रेज बनाते हैं, ये आपकी आ रही है एक तरीके से, ये आपकी ब्लू रे आ रही है, इसको हम वायलेट रे मानते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से आपकी ये इधर से रेड रे आ रही है। ठीक है, आपका जो है आपकी एक अर्थ है, आपकी अर्थ है। ठीक है, और आपके अर्थ का एक एनवायरमेंट है आपका। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे कि आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े, ठीक है, तो आपकी जैसे कि ये लाइट रे गई, ये लाइट रे गई, तो आपकी क्या है कि भाई आपकी जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी है, स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी है, स्कैटरिंग इंटेंसिटी ये 1/में लैम्डा की पावर 4 के ऊपर है। ठीक है, ये चीज सही भी है, इसको आप गूगल कर सकते हो चाहे से। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई किसकी स्कैटरिंग आपकी सबसे ज्यादा होने वाली है, भाई जिसका आपका लैम्डा सबसे कम होगा, और लैम्डा कम किसका होता है, वॉयलेट के लिए होता है। ये आपकी वॉयलेट है और ये आपकी रेड है, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई है। भाई आपका जो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे वॉयलेट इस एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करेगी, जैसे ही वॉयलेट इस एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करेगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी स्कैटरिंग यहाँ पर। ठीक है, ये आपके ऐसे करके इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से ऐसे आपकी होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन रेड का क्या होने वाला है भाई, रेड भी जो कि इसके मैंने अलग अलग दिखाई है, ऐसे दोनों पास पास में होंगी। रेड का क्या हो जाएगा भाई, रेड तो सीधे निकल जाएगी ऑलमोस्ट, या फिर इसकी स्कैटरिंग होगी तो बहुत कम ही होगी। मेनली आपको किसकी ऑब्जर्व होगी, इसकी, क्योंकि ये चीज बोल रही है भाई इसका जो लैम्डा है रेड का, वो क्या है आपका बड़ा हो जाता है, तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से ये आपका पूरा, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेंगे कि सन जो है ना आपका यहाँ पर है, सन जो है आपका यहाँ पर है, और अर्थ आपकी यहाँ पर है और ऐसे घूम रही है। इसको आप बाद में अपने आप, बस मैं सहूलियत के लिए लिखा रहा हूँ भाई, कोई भी आप डायग्राम बना लीजिए, मान लेते हैं कि आप ऐसे खड़े होते हैं सुबह के टाइम पे और आप ऐसे आ रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे आ रहे हैं, आप दोपहर के टाइम पे जब देखते हैं पूरे साफ आसमान को, तो वो इसलिए आपका यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंखें होंगी, आप यहाँ पर ऐसे देख रहे होंगे ऊपर की साइड में, तो इस तरीके से ये आपका ब्लू दिखता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ब्लू दिखता है। तो आपका जो है ये सही है, मतलब पर ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हाँ भाई स्कैटरिंग की जो है आपकी, जरा देख लेते हैं। हाँ, क्या बोला है, ब्लू कलर स्काई अकाउंट फॉर द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई स्कैटरिंग तो आपकी रेड की भी होती। ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइट रे है ना, वो आपकी इस तरीके से एंटर करेगी। मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन तो एक बार को ये है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट वो उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थोड़ा बहुत वो उसको बताता है कि हाँ भाई स्कैटरिंग से तो अभी आगे एक और फिनोमेना भी होता है, जरा उसको भी देखते हैं। लेकिन वहां पर लॉजिक आपका टोटल अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 20th क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, काफी बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, तो 20th क्वेश्चन एक बार जरा पढ़िए आप फटाफट से। यहाँ पर मैं 20th क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि भाई मॉर्निंग टाइम में आपका जो सन होता है वो रेड दिखता है। ठीक है, अब रेड दिखता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे भी आपका सेम ही स्कैटरिंग का रीजन है। भाई यहां से आपकी लाइट रे जाती है और आपकी ब्लू लाइट क्या हो जाती है, स्कैटरिंग होकर आपकी क्या है, ऐसे ज्यादा स्कैटर हो जाती है। लेकिन रेड क्या होती है, रेड आपकी सीधे पहुंच जाती है। ठीक है, रेड आपकी सीधे पहुंच जाती है, तो आपको सुबह सुबह के टाइम में ज्यादातर कलर कौन सा मिलता है, यहाँ पर खड़े हुए आदमी को रेड ही मिलता है, क्योंकि वो स्कैटर तो होता नहीं है। तो स्कैटर नहीं होता है, तो इसकी वजह से आपको सुबह के टाइम में सन जो है रेड ही दिखता है। बाकी लाइट उसकी क्या इधर उधर स्कैटर हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हुई थी। लेकिन जब आदमी यहाँ पर आ जाता है इंसान, तब वो इसी ब्लू लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी स्कैटरिंग, इसमें भी स्कैटरिंग, बट दोनों का देखने का एंगल, जो नजरिया है हमारा एक्सप्लेनेशन का, वो अलग अलग है। ठीक है, इस वजह से दोनों में स्कैटरिंग रीजन है। भाई स्कैटरिंग रीजन बोलने से क्या है, दोनों फिनोमेना थोड़ी है, और एक्सप्लेन करना चाहिए था उसको। तो इस तरीके से मैं ये चीज कहूंगा कि आपकी जो है दोनों क्वेश्चन के अंदर सही है, लेकिन परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर आपको जस्टिफाई करवा पाया हूँ। सो इसी के साथ ही हम एंड करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो फिर मिलेंगे आपके मोस्टली आपके शायद से नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट होमवर्क डिस्कस करूंगा। इसी का पहले तो मेरे ख्याल से शायद आपको 4th एक्सरसाइज हमें डिस्कस करना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डालूंगा, जो डाउट सेशन हमारा होगा। सो तब तक आप अच्छे से ट्राई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और जो चीजें आपकी पेंडिंग है उसको भी आप अच्छे से करते रहिए, पूरा मेहनत करते रहिए। आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, एथिक्स को बनाए रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही।